नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब ये होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है ना। ओनली हमें ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी दो ऐसे स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सो एग्जाम्पल्स अगर हम देखें यहाँ पर Cl माइनस, क्लोराइड आयन, आर्गन, पोटेशियम आयन एंड कैल्शियम +2 आयन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 एंड कैल्शियम का 20। तो मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है Z माइनस चार्ज या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर सबके एटॉमिक नंबर्स यहाँ पे गिवन है, सिंगल एटम्स हैं, एटॉमिक नंबर गिवन है, तो उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन्स भी हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे Z के इक्वल, दैट इज 17। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 17 माइनस चार्ज -1, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18 इन क्लोराइड आयन। सिमिलरली आर्गन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दैट इज वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आर्गन इज 18 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली। सिमिलरली पोटेशियम में अगर हम बात करें, Z इज 19, चार्ज इज +1, तो 19 माइनस 1 इज इक्वल टू 18। एंड कैल्शियम पे +2 चार्ज है, Z इज 20, तो 20 माइनस +2 इट इज इक्वल टू 18। तो इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, दैट इज वाई वी आर सेइंग दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंगल आयंस या न्यूट्रल आर्गन की बात की हमने। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, लाइक H2O एंड NH3, वाटर एंड अमोनिया। तो वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम। तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट करेंगे और ऑक्सीजन में काउंट करेंगे, और इस तरह से पूरे मॉलिक्यूल में हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होंगे 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो 2 into 1, और ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। तो टोटल देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स इन वाटर मॉलिक्यूल। अमोनिया की बात करें अगर हम, तो अमोनिया में लाइक नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और हाइड्रोजन 3 है, तो 3 into 1, टोटल यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो H2O एंड अमोनिया आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नेक्स्ट इज BF3 एंड SO2। तो BF3 की अगर हम बात करें बोरोन, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और 5 प्रोटॉन्स भी होंगे। सिमिलरली फ्लोरीन के अंदर अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 9 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 3 फ्लोरीन एटम्स है तो 3 into 9, तो टोटल 5 plus 3 into 9 दैट इज 32 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन BF3। SO2 की बात करते हैं, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पर 16 plus 2 into 8 दैट इज 32। तो अल्टीमेटली BF3 and SO2 are also molecules and these are isoelectronic species. Alright, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 फैराडे का क्या मतलब है। कई बार चार्ज जो होता है दैट इज रिटन इन फैराडे, तो फैराडे इज अ यूनिट इन विच चार्ज इज मेजर्ड। तो बेसिकली अगर हम बात करें 1 फैराडे, तो 1 फैराडे का मतलब होता है इट इज अ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 6.022 into 10⁻23 दीज मनी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो टोटल कलेक्टिव चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड 1F और 1 फैराडे। तो एग्जैक्टली कितना होता है ये, ठीक है, उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻19। सो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू अराउंड 96500 के अराउंड आती है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कम आती है, बट हम कैलकुलेशंस के लिए 96500 यूज करेंगे कहीं भी अगर 1 फैराडे आता है तो। ऑल राइट, नेक्स्ट नोट इज आइसोबार्स डू नॉट हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइसोबार्स का मतलब क्या होता है, आइसोबार्स का मतलब होता है सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। तो अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो उस केस में उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी, बिकॉज दे आर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं। आगे हम बात करेंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग होगा, क्योंकि एटम्स ही अलग अलग है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग होगा, और जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं दैट डिपेंड्स, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं दैट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो आइसोबार्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मूविंग मास। कई बार एक कॉन्सेप्ट यूज होता है मूविंग मास का। जैसे अगर हम बात करें हमारे हाथ में एक क्रिकेट बॉल है और उस क्रिकेट बॉल को हम किसी स्पीड से फेंक देते हैं, तो मूविंग क्रिकेट बॉल का जो मास होगा और स्टैटिक या रेस्ट पर जब क्रिकेट बॉल है उसका मास होगा, तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। इसकी बात आप फिजिक्स में जब बात करोगे और डिटेल में, बट एक फॉर्मूला हम याद रखें, मूविंग मास इज इक्वल टू रेस्ट मास डिवाइड बाय
1 माइनस वी बाई सी का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, डिफरेंस बहुत कम आएगा क्रिकेट बॉल के लिए क्योंकि उसका मास काफी अप्रिशिएबल है, लेकिन जब स्मॉल साइज पार्टिकल्स होते हैं तो उस केस में हम इसकी बात करते हैं, जिनका स्पीड जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर v इज द स्पीड ऑफ द मूविंग पार्टिकल एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्मॉल c। समझ में आ गई इतनी बात सभी को? ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑफ गिवन बिलो। तो फर्स्ट इज H3O प्लस आयन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, और चार्ज +1 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हाइड्रोजन में 3 प्रोटॉन्स हो जाएंगे, मतलब एक हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, तो 3 हाइड्रोजन है, तो 3 into 1 प्लस एक ऑक्सीजन है तो 1 into 8, दैट इज 11 प्रोटॉन्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में से हम चार्ज माइनस कर देंगे। सो आई हैव रिटन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज 11 माइनस 1, दैट इज 10। तो टोटल यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं। अब ऐसा भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होएगा, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो चार्ज होगा -10e। ठीक है, टोटल 11 प्रोटॉन्स हैं तो चार्ज होगा +11e। अगर हम इसको नेट ऐड कर दें तो टोटल चार्ज आ जाएगा +1e, दैट इज +1 इलेक्ट्रॉनिक यूनिट चार्ज, जो हमने यहाँ पे प्लस साइन के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अमोनियम आयन, NH4 प्लस आयन। तो यहाँ पर 1 नाइट्रोजन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम्स है। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, तो 1 into 7, बिकॉज 1 नाइट्रोजन एटम है और एक नाइट्रोजन एटम में 7 प्रोटॉन्स होते हैं। सिमिलरली 4 into 1, 4 हाइड्रोजन एटम्स और 1 हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, इट इज इक्वल टू 11। सिमिलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन -1, बिकॉज चार्ज इज +1, तो 11 minus 1 इट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 10। तो यहाँ पर भी हम एक बात देखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं H3O प्लस और NH4 प्लस में इक्वल आ रहे हैं, दोनों में 10-10 आ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं दीज टू आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, ऑल राइट। कार्बोनेट आयन देखते हैं, CO3 2- आयन। 1 कार्बन एटम है और 3 ऑक्सीजन एटम है। तो कार्बन एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होंगे 6 और ऑक्सीजन में होंगे 8, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने के लिए 1 into 6 प्लस 3 into 8, दैट इज इक्वल टू 30। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज, 30 माइनस -2, तो एक्चुअली ये वैल्यू आ जाएगी 32। ये ब्रैकेट यहां लगाना होगा, -2। ऑल राइट, नेक्स्ट इज PH3। PH3 इज कॉल्ड फॉस्फीन। तो 1 फॉस्फोरस एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे 1 into 15 प्लस 3 into 1, दैट इज 18। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, तो 18 माइनस 0 इज 18। तो इस केस में ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट इज कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 92 238। ऑल राइट, तो यहाँ पर अगर हम देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू Z, विच इज इक्वल टू 92, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला है A माइनस Z। ठीक है, दैट इज 238 माइनस 92, विच इज इक्वल टू 146। तो देख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने फाइंड कर लिया, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने 0 लिखा है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर है न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। तो न्यूक्लियस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। अब एक बात समझे, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात करता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो एटम का जो मास है या न्यूक्लियस का जो मास है, दैट इज बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इसी के इक्वल होता है मास नंबर भी। तो मास नंबर इस हो गया A डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई r³। ठीक है, तो A अपॉन 4/3 पाई, और हमने रदरफोर्ड मॉडल में देखा था रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू r0, एटॉमिक मास की पावर 1/3। ठीक है, तो वो मैंने रेडियस का फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसका क्यूब हो जाएगा। तो यहां से देख सकते हैं A की पावर 1/3 और क्यूब करेंगे तो डिनोमिनेटर में A आ जाएगा, और A और A न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू बन जाएगी 3/4 पाई r0 का क्यूब, और r0 कांस्टेंट होता है 1.33 into 10⁻⁻15 मीटर। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं ये जो डेंसिटी आई है, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, 3/4 पाई r0 का क्यूब।
तो हम बोल सकते हैं किसी भी एटम की डेंसिटी जो होगी दैट इज फिक्स्ड एंड कांस्टेंट, वो एटॉमिक नंबर या मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन, चूज आइसोटॉप, आइसोबार एंड आइसोटोन। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ हमने एलिमेंट्स गिवन है, ऑक्सीजन 816, पोटेशियम 1939, यूरेनियम 92, 235, पोटेशियम 1940, नाइट्रोजन 7, 14, ऑक्सीजन 818, कार्बन 6, 14, कैल्शियम 2040 एंड यूरेनियम 92, 238। तो बेसिकली हमें इसमें जो सेट्स हैं वो बताने हैं कि आइसोटॉप्स कौन से हैं, आइसोबार्स कौन से हैं, आइसोटोन्स कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पे सेट्स लिखे हैं आइसोटॉप के। आइसोटॉप का मतलब सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। तो ऑक्सीजन के सेट्स में लिखा एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर 16, 18 अलग अलग है। पोटेशियम का जो सेट है एटॉमिक नंबर 19 है, मास नंबर 39 और 40 है। सिमिलरली यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 235 एंड 238। दीज आर द सेट्स ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोबार में क्या देखेंगे कि ऊपर वाला एटॉमिक मास शुड बी सेम, दैट मीन्स पोटेशियम और कैल्शियम की बात करें तो एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है। सिमिलरली नाइट्रोजन एंड कार्बन एटॉमिक मास इज सेम, दैट इज 14, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। और आइसोटोन की बात अगर करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स शुड बी सेम, दैट मीन्स ए माइनस जेड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं पोटेशियम और कैल्शियम के लिए 39 माइनस 19 एंड 40 माइनस 20, दोनों के केस में 20 वैल्यू आएगी। सिमिलरली कार्बन 14 माइनस 6 एंड ऑक्सीजन 16 माइनस 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू दोनों ही केस में 8 आ रही है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी क्वेश्चंस को लेकर के। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो बेसिकली एवरेज का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में जो हमने एलिमेंट्स को रखा हुआ है उनके एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग और उनके मासेस भी हम लोग मेंशन करते हैं। तो कई सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका मासेस जो है वो फ्रैक्शन में होता है, एग्जैक्ट इंटीग्रल होल वैल्यूज नहीं होती हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि फ्रैक्शन में मासेस क्यों आते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। मेनली क्या होता है कि नेचर में जब भी एलिमेंट्स मिलते हैं तो उनका अमाउंट हो सकता है अलग अलग मिलता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन एलिमेंट है, तो क्लोरीन हमें ऐसा भी एलिमेंट मिलता है जिसका मास नंबर 35 हो या जिसका मास 35 AMU हो, या ऐसा क्लोरीन का आइटम भी हमें नेचर में मिलता है जिसका मास 37 AMU हो। सिमिलरली कार्बन के केस में की बात करते हैं तो कार्बन ऐसा आइटम भी मिलता है जिसका मास 12 AMU हो, 13 AMU हो, 14 AMU हो। हम ऑलरेडी हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की बात कर चुके हैं। हाइड्रोजन प्रोटियम, ट्रिटियम और ड्यूट्रियम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो होता क्या है बेसिकली, अगर अलग अलग अमाउंट में अलग अलग आइसोटॉप्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का मास कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि में हम सभी आइसोटॉप्स का रिलेटिव मास या सभी आइसोटॉप्स का एवरेज मास को हम कंसीडर करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए हम डिफरेंट आइसोटॉप्स का परसेंटेज एबंडेंस इन नेचर पता लगाएंगे। परसेंटेज एबंडेंस इन नेचर का मतलब ये होता है कि नेचर में कोई भी पर्टिकुलर आइसोटॉप कितने परसेंटेज बाय मास मिलता है। तो अगर हम बात करें लेटर से एवरेज एटॉमिक वेट की, इसको हम एम एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के दो एलिमेंट हमें मिलते हैं सेम एटॉमिक नंबर वाले, डिफरेंट मास नंबर वाले, डिफरेंट एटम्स हमको मिलते हैं। क्लोरीन 37 जो है नेचर में 25% बाय मास मिलता है और क्लोरीन 35 75% बाय मास मिलता है। हमें बताना है कि इनका एवरेज एटॉमिक वेट कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे m1x1 प्लस m2x2 अपॉन x1 प्लस x2। m1 का मतलब मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट या मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप, x1 का मतलब है परसेंटेज एबंडेंस ऑफ दैट आइसोटॉप, m2 का मतलब मास ऑफ सेकंड आइसोटॉप, x2 मतलब परसेंटेज एबंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटॉप। अगर एक से ज्यादा आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं तो हम इसको m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डैश 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 डिवाइड बाय x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसा लिख सकते हैं। अब नीचे जो डिनोमिनेटर में आ रहा है दैट इज द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑल द आइसोटॉप्स और वो हमेशा 100 ही रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर m एवरेज ऑफ क्लोरीन कितना होता है। 37 is the first isotope into 25 is the percentage abundance of Cl37 plus M2 is 35 और इसका परसेंटेज है 75 डिवाइड बाय 25 प्लस 75। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एवरेज एटॉमिक वेट मिल जाएगा 35.5। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं
average atomic weight of neon is 20.2. Neon is a mixture of neon 20 and neon 22. Find the percentage abundance of heavier isotopes. तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर हमें नियॉन का एवरेज एटॉमिक वेट गिवन है 20.2 और बोला है कि नियॉन जो है दो आइसोटोप का मिक्सचर है 20 एंड 22 मासेस नियॉन का और हमें परसेंटेज एबंडेंस हेवियर आइसोटोप का पता लगाना है। तो हेवियर आइसोटोप का परसेंटेज एबंडेंस हमने मान लिया x परसेंटेज है, तो लाइटर आइसोटोप होगा उसका हो जाएगा 100 माइनस एक्स परसेंट। तो हेवियर वाला है नियॉन 22 उसका x परसेंट है, तो लाइटर नियॉन 20 उसका 100 माइनस एक्स परसेंट हो गया। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे m एवरेज इज m1 दैट इज हेवियर आइसोटोप 22 into परसेंटेज एबंडेंस विच इज x प्लस m2 इज 20 और उसका परसेंटेज है 100 माइनस एक्स और डिवाइड कर देंगे x1 प्लस x2 से, x प्लस 100 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमें m एवरेज गिवन है 20.2, 22x प्लस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2000 माइनस 20x डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 100 बचा रह जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2020 इज इक्वल टू और न्यूमरेटर में 22x और 20x से हम लिख सकते हैं 2x और साथ में 2000। तो अल्टीमेटली 20 इज इक्वल टू 2x और x मिल जाएगा 10%। समझ में आ गई इतनी बात? तो इस तरह से हम परसेंटेज ऑफ हेवियर आइसोटोप बोल सकते हैं दैट इज 10%। और लाइटर आइसोटोप का पूछा होता तो आ जाता 100 माइनस एक्स दैट इज 100 माइनस 10% विच इज इक्वल टू 90%। ऑल राइट, नेक्स्ट इज Ru। Ru जो है नेचर में एग्जिस्ट करता है 85 और 87 एटॉमिक वेट वाला और इनका मास का रेशियो गिवन है कि किस मास रेशियो में Ru85 रेशियो Ru87 दैट इज 3:1 इस रेशियो में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले मुझे एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए परसेंटेज Ru85 निकालना पड़ेगा। तो मैं देख सकता हूं मास का रेशियो गिवन है तो परसेंटेज Ru85 वाला मिल जाएगा 3/4 into 100 which is 75%। सिमिलरली परसेंटेज Ru87 का मिल जाएगा 1/4 into 100 which is 25%। अब दोनों का परसेंटेज गिवन है, दोनों का मासेस भी गिवन है, तो मैं m एवरेज का फॉर्मूला लगा दूंगा m1x1 प्लस m2x2 अपॉन x1 प्लस x2। तो ये आ जाएगा 85 इज m1 इंटू इसका परसेंटेज है 75 प्लस 87 इज m2 उसका परसेंटेज है 25 डिवाइड बाय 75 प्लस 25 85.5 is the average atomic mass of Ru। Is it clear to all of you? Next question हम देखते हैं यहाँ पे that the mass of electron is halved, mass of proton is 2 times and mass of neutron is 3/4 of original. Find the percentage in the weight of oxygen atom. परसेंटेज चेंज इन द वेट ऑफ ऑक्सीजन आइटम। तो बेसिकली हमें यहाँ पर कुछ डेटा गिवन है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास या न्यूट्रॉन का मास कुछ चेंज कर दें तो ऑक्सीजन का जो वेट है वो कितना चेंज होगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन को हम लिखते हैं 8O16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स यहाँ पर 8 होते हैं। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, MP से रिप्रेजेंट किया है, इज इक्वल टू 1 AMU। मास ऑफ न्यूट्रॉन MN से रिप्रेजेंट किया है, वो भी 1 AMU होता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 0.000549 AMU। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, लेकिन अगर हम देखें ये जो मास है इलेक्ट्रॉन का मास 1 AMU के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल या नेग्लिजिबल है, इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन का मास को 0 AMU लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर अगर ओरिजिनल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम का मास हमने कैसे कैलकुलेट किया। अगर हम 8O16 देख रहे हैं तो ऑक्सीजन एटम में अगर हमें ऑक्सीजन एटम का मास निकालना है तो उसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं सभी प्रोटॉन्स का मास प्लस सभी न्यूट्रॉन का मास प्लस सभी इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड कर देंगे तो ऑक्सीजन एटम का मास हमको मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन एटम का जो मास निकाला है मैंने 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज 8 प्रोटॉन्स होंगे तो 8 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस 8 इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन प्लस 8 इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो 8 into 1 because mass of proton is 1 AMU, again 8 into 1 mass of neutron is 1 AMU plus 8 into 0 because electron का mass is 0 AMU, so total 16 AMU is the mass of oxygen atom। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें न्यू मास ऑफ प्रोटॉन। तो न्यू मास जो प्रोटॉन का है दैट इज ट्वाइस द इनिशियल मास, सो MP डैश से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है विच इज इक्वल टू 2 into MP।
2 into 1 AMU which is equal to 2 AMU. सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो मैंने mn डैश से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज 3/4 ऑफ mn, 3/4 into 1 0.75 AMU. एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने me डैश से रिप्रेजेंट किया है विच इज me/2 हाफ ऑफ प्रीवियस, 0/2 इज 0 अगेन. सो न्यू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम मैं निकाल सकता हूँ सेम फॉर्मूले से, 8 into मास ऑफ प्रोटॉन्स 8 into m डैश प्लस 8 into मास ऑफ न्यूट्रॉन अगेन डैश प्लस 8 into मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डैश. डैश जो लिखा है मैंने mp डैश, mn डैश और me डैश वो न्यू मासेस को रिप्रेजेंट करता है. तो 8 into 2 बिकॉज न्यू मास ऑफ प्रोटॉन इज ट्वाइस ऑफ प्रीवियस मास, तो यहाँ पर हमने देखा न्यू मास आ गया 2 AMU. सिमिलरली 8 into 0.75 प्लस 8 into 0 टोटल आ जाएगा 22 AMU. तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑक्सीजन का जो मास है न्यू वाला वो प्रीवियस मास से ज्यादा आ गया. तो परसेंटेज इंक्रीज इन मास या परसेंटेज चेंज इन मास का हम फॉर्मूला याद रखें, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास अपॉन इनिशियल मास इनटू 100. तो फाइनल मास इज 22, इनिशियल मास इज 16 AMU. तो 22 minus 16 divide by 16 AMU into 100, it will give us 37.5%. Is it clear to all of you? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं. X plus 2 ion has electronic configuration 2, 8 and 14. Its atomic weight is 56. Find number of neutrons in the nucleus. तो हमें X plus 2 ion का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, यानी कि X plus 2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे टोटल, 2 plus 10 plus 14, that is 24 electrons are present in X plus 2 ion. ठीक है, और इसका एटॉमिक मास भी हमें गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, कैपिटल ए मास नंबर की वैल्यू गिवन है 56. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने देखा 24 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है Z माइनस चार्ज. तो 24 इज इक्वल टू Z माइनस चार्ज जो है X पे प्लस 2 है, तो Z माइनस प्लस 2, तो Z आ जाएगा यहाँ पर 26. तो मैं Z मिल गया, एटॉमिक मास नंबर गिवन है A. सो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस इज इक्वल टू A माइनस Z, 56 माइनस 26 which is equal to 30. So number of neutrons is 30. एक और क्वेश्चन देखते हैं. Number of protons in X minus 2 is 16. Find number of electrons in X plus 2. तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया है X minus 2, अनायन के अंदर 16 प्रोटॉन्स है. अगर प्रोटॉन्स 16 है तो वही उसका एटॉमिक नंबर भी हो जाएगा, तो एलिमेंट X का एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो 16. So Z of element X is 16. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने X plus 2 आयन में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज Z माइनस चार्ज, Z इज 16, चार्ज इज प्लस 2, तो Z 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14. सो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे X plus 2 में कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अभी तक जो हमने बातें करी है लाइक डिफरेंट आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर्स, आइसोस्टर्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और कुछ बेसिक बातें करी है एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास की. ठीक है, तो अभी तक हम अपने मॉड्यूल में से बिगिनर्स बॉक्स 1 कंप्लीट कर सकते हैं और इंट्रोडक्शन पार्ट से भी काफी सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं. इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेव मोशन की. इस चैप्टर में आगे बढ़ने के पहले हमें वेव के बारे में जानना बहुत जरूरी है और कुछ बातें हम करेंगे फिर वेव कैरेक्टरिस्टिक्स की. तो वेव मोशन का मतलब क्या होता है? वेव का मतलब है बेसिकली हम बोल सकते हैं डिस्टरबेंस, और इट्स अ मीडियम, इट्स अ वे टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, ऐसा हम बोल सकते हैं. तो अगर हम बात करें लेट अस से वेव की, तो वेव एक टाइप का डिस्टरबेंस है, ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन या एनर्जी स्टार्टिंग सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ भेजते हैं. तो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम वेव मोशन की बात करते हैं तो जिस मीडियम के थ्रू वेव ट्रेवल कर रही है, मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन जिसको बोल सकते हैं, वो स्टैटिक हम मान रहे हैं. ठीक है, तो लेट अस से वेव मोशन इज अ मीन टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर. मतलब मैटर का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, ओनली एनर्जी का ट्रांसफर हम कंसिडर कर रहे हैं. ऑलराइट, disturbance travels through the medium but medium does not travel along with the disturbance. let us say तुम लोगों ने देखा होगा कई बार हम लोग एक let us say एक पॉन्ड है, पॉन्ड में वाटर भरा हुआ है, पॉन्ड स्टैटिक है, उसमें हम एक पत्थर फेंक देते हैं. जहां पत्थर फेंकते हैं, जहां पर पॉन्ड में वो पत्थर गिरता है वहां पर रिपल्स बनना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो बेसिकली वो भी हमने क्या किया, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, और वो डिस्टर्बेंस जो था वेव मोशन की तरह
पार्टिकल्स के मूवमेंट के थ्रू जो पॉन्ड है, पॉन्ड की जो एंड है, किनारा है, वहां तक वो ट्रेवल करता है। अगर हम एक वेरी लाइट कॉर्क पीस पॉन्ड के अंदर रख दें और एक पत्थर फेंकते हैं, तो कॉर्क पीस जो है, वो कॉर्क पीस क्या करेगा, वो मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहां पर अगर हम ध्यान दें, बेसिकली एक डायग्राम मैंने बनाया है। यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल एक्सिस पर मैंने वाइब्रेटिंग सोर्स लिखा है जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है, और एक वेव को मैंने बनाया है। जो वेव ये मैंने दिखाई गई है, यहाँ पर जो अपर वाले पार्ट होते हैं, हाईएस्ट डिस्टर्बेंस जिसको हम बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट। दिस इज कॉल्ड द मीन पोजीशन, है ना। इस डायरेक्शन में एनर्जी का प्रोपगेशन हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो दिस इज द हाईएस्ट पार्ट, और this can be considered as the amplitude। मीन पोजीशन से हाईएस्ट डिस्टेंस टुवर्ड्स एनी पार्ट इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, ऐसे ही हाईएस्ट नीचे आएंगे तो भी हम उसको बोल देंगे एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें कि क्रेस्ट का क्या मतलब है, क्रेस्ट इज, दिस इज क्रेस्ट, दिस इज ऑल्सो क्रेस्ट। नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं ट्रफ। ये भी ट्रफ है, ये भी ट्रफ है। अब वेवलेंथ का मतलब क्या होता है उसको समझना जरूरी है। मैंने यहाँ पर लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट किया है। तो वेवलेंथ जो है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट। जो पास पास वाले क्रेस्ट हैं उनके बीच का डिस्टेंस को लैम्डा बोल सकते हैं, या जो नियरेस्ट ट्रफ है उनके बीच के डिस्टेंस को भी वेवलेंथ बोल सकते हैं। बेसिकली वेवलेंथ का मतलब है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट विच आर इन द सेम फेज। फिजिक्स में आप लोग बात करोगे जब वेव मोशन पढ़ोगे कि फेज का मतलब क्या होता है। जैसे लेट अस से यहां तक का डिस्टेंस भी होगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वेवलेंथ, क्योंकि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जब वेव प्रोपेगेट होती है तो वो सेम फेज में होती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अल्टीमेटली अगर हम देखें वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ द वेव। अब वेवलेंथ को मेजर करने की डिफरेंट यूनिट्स है। बेसिकली वेवलेंथ इज अ लेंथ, तो लेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं, जो हमको फिलहाल याद रखनी, एंगस्ट्रॉम। ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, या हम बोल सकते हैं 10⁻⁸ सेंटीमीटर। सिमिलरली नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। हाँ, ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। सिमिलरली पिकोमीटर जो होता है, 1 पिकोमीटर इज 10⁻12 मीटर। सिमिलरली 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ? टाइम पीरियड का मतलब ये हुआ कि जो वेव है, वेव प्रोपेगेट कर रही है, तो वेव को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, या एक लेटर से पहले हम वेवलेंथ की बात हमने की, तो वेव जब मूव करती है तो वो क्या करेगी, कुछ स्पीड से मूव कर रही है और कुछ डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है। तो जो वेव है वो 1 वेवलेंथ डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। ठीक है, जैसे सर्कुलर मोशन में भी हम बात करते हैं, लेटर से एक सर्कल में एक पार्टिकल मूव कर रहा है। जैसे एक बाइक वाला है, बाइक चला रहा है और एक ग्राउंड पर वो सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड का मतलब ये हुआ कि एक कंप्लीट राउंड उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो यहां पर भी हम बोल सकते हैं इट इज अ टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, या मैं ऐसा बोल सकता हूं टाइम टेकन बाय द वेव टू ट्रेवल अ डिस्टेंस इक्वल टू 1 वेवलेंथ। समझ में आई इतनी बात सभी को? ठीक है, तो अगर c जो है दैट इज द स्पीड ऑफ वेव, जनरली क्या होता है, कभी भी हम स्पीड ऑफ लाइट विच इज स्मॉल सी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर वेव का स्पीड ऑफ लाइट होता है तो ऐसी वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इसकी बातें हम आगे करेंगे। तो अगर स्पीड जो है वेव की वो स्मॉल सी है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो अगर 1t मतलब 1 टाइम पीरियड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, 1 वेवलेंथ या 1 लैम्डा होगा, तो मैं बोल सकता हूं स्पीड इज इक्वल टू 1 लैम्डा अपॉन 1t, या c इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन कैपिटल T। कैपिटल T इज द टाइम पीरियड, लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रखें। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अभी तक हमने टाइम पीरियड की बात करी। टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन और 1 ऑसिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की।
तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें लेट अस से एक बाइक चलाने वाला है, बाइकर है, और वो एक सर्कुलर राउंड में बाइक चला रहा है, ठीक है। लेट अस से वो 60 सेकंड्स में 10 राउंड्स कंप्लीट कर रहा है ना। तो 10 राउंड्स लेट अस से यहां से स्टार्ट हुआ, दिस इज 1 राउंड, दिस इज 2 राउंड, दिस इज 3rd राउंड, लाइक दिस 60 सेकंड्स में वो ऐसे 10 राउंड्स लगा लेता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना होगा, जैसा मैंने बताया टाइम पीरियड का मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो 60 सेकंड्स में अगर 10 राउंड लगा रहे तो एक रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा उसको। तो 60 सेकंड्स में अगर 10 राउंड्स लगा रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक राउंड लगाने में उसको 6 सेकंड्स लगेंगे। कहने का मतलब 1 राउंड कंप्लीट करने में जब उसको 6 सेकंड लग रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, इस केस में नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड। तो 60 सेकंड में अगर 10 रिवोल्यूशंस कर रहा है तो 1 सेकंड में करेगा 10/60, दैट मीन्स 1/6 रिवोल्यूशन। तो अभी प्रीवियस केस में हमने देखा टाइम पीरियड वाज 6 एंड फ्रीक्वेंसी इज 1/6। तो कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। यहां पर देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, इट इज अ नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो वेव के लिए हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी सारी वेव्स ओरिजिनेट हो रही है, या उस पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड में कितनी सारी वेव्स पास हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और इट इज अ नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, जैसा मैंने बताया। तो फ्रीक्वेंसी को हम मेजर कर सकते हैं हर्ट्स में, HZ इसका सिंबल होता है, या CPH साइकिल्स पर सेकेंड, या फिर सेकेंड इनवर्स में। तो 1 हर्ट्स मतलब 1 साइकिल पर सेकेंड या 1 सेकेंड इनवर्स। सो ये बात ध्यान रखें, न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड और टाइम पीरियड इज 1 फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेव नंबर। वेव नंबर को हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू मतलब टेढ़ा वी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यू। तो फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली जो वेव नंबर होता है इट इज 1 वेवलेंथ, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि लेट अस से अगर हम वेव नंबर मेजर करना चाह रहे हैं तो यूनिट क्या होगी, पहली बात तो 1/लेंथ की यूनिट होगी, मीटर इनवर्स यूनिट होगी। तो अगर हम 1 मीटर में देखना चाहें कितनी वेव्स समा जाएंगी, कितनी वेव्स 1 मीटर में आ जाएंगी, दैट इज कॉल्ड द वेव नंबर, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जैसा मैंने पहले बताया था कि जो मीन पोजीशन से हाईएस्ट क्रेस्ट होता है, लोएस्ट डेप्थ में ट्रफ होता है। तो मीन पोजीशन से हाईएस्ट डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, या मीन पोजीशन से लोएस्ट या डेप्थ ऑफ द ट्रफ को हम बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड। सो इट इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ ऑफ द वेव फ्रॉम द मीन पोजीशन। स्पीड, स्पीड का मतलब क्या होता है, नॉर्मली हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कहने का मतलब यूनिट्स टाइम में या 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस वेव ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द वेव। इसको हम अगर स्मॉल c से रिप्रेजेंट करेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर हम टाइम को 1 टाइम पीरियड लेते हैं तो 1 टाइम पीरियड में जो वेव डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट इज इक्वल टू 1 लैम्डा। तो बोल सकते हैं c इज इक्वल टू 1 लैम्डा अपॉन 1t या लैम्डा अपॉन t। तो इट इज द डिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो अभी तक हम लोगों ने देखे। t इज इक्वल टू 1/न्यू, न्यू इज इक्वल टू 1/t एंड c इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन t। 1/t को मैंने न्यू से रिप्रेजेंट कर दिया तो c इज इक्वल टू लैम्डा न्यू हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ड। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट लाइट हैविंग वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ हमें गिवन है 400 नैनोमीटर, इसको मैंने ऐसा यूनिट मीटर में चेंज कर दिया तो 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। अब मैं ये वाला फॉर्मूला ले सकता हूँ c इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, तो यहां से न्यू मिल जाएगा c अपॉन लैम्डा। और वॉयलेट लाइट गिवन है तो लाइट का जो स्पीड होता है दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय वेवलेंथ इज 400 इंटू 10⁻⁹ दैट इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों ही ऐसा यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्पीड का ऐसा यूनिट है और नीचे मैंने वेवलेंथ को मीटर में लिखा है, तो ऑटोमेटिकली जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो ऐसा यूनिट हर्ट्स में आ जाएगा। नेक्स्ट इज कैलकुलेट
न्यू बार मीन्स wave number. Nu, which is the frequency of yellow light having wavelength lambda 5800 angstrom. तो हमें लैम्डा गिवन है 5800 एंगस्ट्रॉम, या मैं लिख सकता हूँ 5800 इंटू 10⁻10 मीटर. तो न्यू बार हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन 5800 इंटू 10⁻10, इट इज इक्वल टू 1.724 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स. सिमिलरली न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है. ठीक है, तो हम देख सकते हैं सी इज 3 इंटू 10⁻8, वेवलेंथ इज 5800 इंटू 10⁻10. इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 5.172 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स. तो इस तरह से हम यहाँ पर न्यू बार एंड न्यू येलो लाइट का कैलकुलेट कर सकते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएंट एनर्जी. तो बेसिकली अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे जनरेट होती हैं? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेटर से इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेव हम ऐसी मान सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वेव इस तरह से देख सकते हैं, और लाइट रेज जो है उसका डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, तो यहां पर हम एक डायग्राम में भी देख सकते हैं. यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मैंने बताए हैं वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में. तो E इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय E वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय B वेक्टर, और दोनों ही एक दूसरे के ऑलवेज परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of the wave. ठीक है, next is they do not require any medium to propagate. Basically electromagnetic waves जो होती हैं they can even travel in vacuum. उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. एक दूसरी टाइप की वेव्स होती है, इनको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव. जैसे साउंड वेव की अगर हम बात करें दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव, बिकॉज अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो एयर मॉलिक्यूल्स या एयर पार्टिकल्स के थ्रू ट्रेवल होकर के लिसनर तक पहुंच पाती है. दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव. उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है दैट इज c 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसके एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं लाइक लाइट रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, एक्स रेज, गामा रेज, विजिबल रीजन. विजिबल रीजन का मतलब विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ऑरेंज, लाइक दिस. ठीक है, तो ये सारी रेज क्या हैं? ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं. इंफ्रारेड रेज भी इसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं. आगे हम डिटेल में जब स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो हम और समझेंगे. वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पीड तो फिक्स है, लेकिन इनका वेवलेंथ या हम बोल सकते हैं इनका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है. एक्सरे का वेवलेंथ अलग होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का वेवलेंथ अलग होगा, विजिबल लाइट रेज का वेवलेंथ अलग होगा. और वेवलेंथ अलग होगा तो साइमल्टेनियसली हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगा. ऑल EMR हैव वेव नेचर विच एक्सपीरियंस इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. तो बेसिकली इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि अगर लेट अस से टू डिफरेंट वेव्स हैं और दोनों ही वेव्स सुपर इम्पोज करती हैं, तो या तो कंस्ट्रक्टिव वे में करेंगी या डिस्ट्रक्टिव वे में करेंगी, तो उसका इफेक्ट को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस के बाद में इंटरफेरेंस जो है ज्यादा डिटेल में आप लोग फिजिक्स में स्टडी करेंगे. सिमिलरली डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन भी एक टाइप का पैटर्न बनता है डिफ्रैक्शन में भी. इसकी बातें भी फिजिक्स में हम लोग करने वाले. तो कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो फेनोमेना है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. एनर्जी इज एसोसिएटेड विद एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. तो एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होता है एनर्जी ऑफ द वेव भी उतनी ही ज्यादा होती है. लेकिन मैक्सवेल जो था ही कुड नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन. तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं, इसकी बात हम आगे करेंगे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बेसिकली इसके थ्रू लाइट के जो फोटोन्स होते हैं या लाइट रेडिएशंस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसकी बात अभी हम करने वाले हैं.
लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, लाइन स्पेक्ट्रम की बात जहां हम बोहर मॉडल पढ़ेंगे उस केस में करेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ब्रॉडकास्टिंग इज डन एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1400 किलोहर्ट्ज, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कहने का मतलब इसका जो स्पीड होगा दैट वी हैव टू एज्यूम c 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 1400 किलो हर्ट्स, लेकिन एसआई यूनिट होती है हर्ट्स, तो इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके हर्ट्स में कन्वर्ट कर लिया। तो वेवलेंथ आ जाएगा c अपॉन न्यू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 1400 into 1000 हर्ट्स, तो वैल्यू आ जाएगी 214.28, और ये वैल्यू जो होगी वेवलेंथ की वो एसआई यूनिट मीटर में हो जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव फ्रीक्वेंसीज nu1 इक्वल टू 1000 किलोहर्ट्ज एंड nu2 इक्वल टू 1200 किलोहर्ट्ज, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, तो वेवलेंथ हमें पता है c अपॉन न्यू होता है, दैट मीन्स वेवलेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड विद फ्रीक्वेंसी। तो अगर टू डिफरेंट वेवलेंथ्स का हम रेशियो लेते हैं, लेट अस से λ1 अपॉन λ2 विच इज इक्वल टू nu2 अपॉन nu1, और nu2 हमें गिवन है 1200 डिवाइड बाय 1000 विच इज इक्वल टू 1.2। तो इस तरह से हम वेवलेंथ का रेशियो निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लाइट रेडिएशंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। बेसिकली अगर हम बात करें, it is the arrangement of various type of electromagnetic radiations in order of increasing or decreasing wavelengths और frequency। हम या तो increasing order of wavelength रखें, और अगर increasing order of wavelength रखते हैं इसका मतलब क्या हुआ? decreasing order of frequency, क्योंकि जो wavelength होती है that is inversely related with frequency। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ रेज लिखी हैं, एक स्पेक्ट्रम बनाया है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती जा रही है। देख सकते हैं 10⁻14, -13, -11, -8, 10⁻5, -2 एंड 10⁻0। ये मैंने ऑर्डर्स लिखे हैं इन वेव्स के। तो बेसिकली अगर हम बात करें विजिबल लाइट रेडिएशंस, विजिबल लाइट रेडिएशंस का मतलब ये होता है जिनको ह्यूमन बीइंग परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसका जो रेंज है दैट इज 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम। तो इसके बीच वाली लाइट रेडिएशंस हम लोग देख सकते हैं, विजिबल होती है, लेकिन इसके बाहर जो रेंज आती है लाइट रेडिएशंस की वो ह्यूमन बीइंग परसीव नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये वेवलेंथ की जो रेंज है ये हमको याद रखनी है। रेड लाइट का होता है 7600 के अराउंड, और वॉयलेट लाइट का होता है 3800 एंगस्ट्रॉम के अराउंड। ठीक है, इसके पहले आता है अल्ट्रा वॉयलेट, इसके बाद में आता है इंफ्रारेड, या बोल सकते हैं रेड के बाद इंफ्रारेड, वॉयलेट के पहले अल्ट्रा वॉयलेट रेज। ठीक है, स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें, स्पेक्ट्रम को हम कैसे एनालाइज करेंगे, लेट अस से हमारे पास में एक स्पेक्ट्रोस्कोप होता है। स्पेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक अरेंजमेंट हम बना के रखते हैं, जिससे हम अगर व्हाइट लाइट पास करें तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइट से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है। लेट अस से व्हाइट लाइट हमने पास की, हम लोगों ने एक प्रिज्म ले लिया, तो प्रिज्म क्या करता है? लाइट रेस को स्कैटर कर देता है। ठीक है, तो ये जो व्हाइट लाइट है इसके कंपोनेंट जो होते हैं विबग्योर, वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर डेविएट हो जाएंगे। तो व्हाइट लाइट हमने पास की है, ज्यादा डिफ्रैक्शन, ज्यादा डेविएशन आएगा वॉयलेट लाइट में और कम डेविएशन आएगा रेड लाइट में। ठीक है, तो जो डेविएशन होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो डेविएशन कम होगा। रेड लाइट में डेविएशन कम मिला है, लेकिन वॉयलेट लाइट में डेविएशन ज्यादा मिला है, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ कम होती है। ऑलराइट, हमने क्या किया हुआ, यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट ली है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स हैं वो कलर्स हमको फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्जर्व हो जाएंगे। इट इज जस्ट लाइक रेनबो। जिस तरह से रेनबो में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर्स एक दूसरे में मर्ज करते हुए दिखते हैं, डिस्पर्स्ड वे में दिखते हैं। तो ऐसा ही प्रिज्म के साथ में होता है ना। तो डिस्पर्जन का मतलब क्या हुआ? It is the splitting of white light into different, or it's a constituent colors. So collection of dispersed light giving its wavelength composition is called spectrum. और ये जो है
इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ अरेंज्ड वे में हमको ऑब्जर्व हो रही है, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम जो हो सकता है दैट कैन बी ऑफ टू टाइप, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है। मेनली क्या है, लेटर से हमारे पास में एक गैस का सैंपल है, एटॉमिक सैंपल या गैस का सैंपल है, जैसा हमने ऑलरेडी भी देखा था डिस्चार्ज ट्यूब में। उस सैंपल को हमने बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट किया, या हम उसको इलेक्ट्रिक करंट से भी लो प्रेशर पर डिस्चार्ज ट्यूब में हीट कर सकते हैं। तो ऐसा करने पर क्या होता है, जो एटॉमिक सैंपल होता है गैस का दैट इज एक्साइटेड, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने हायर ऑर्बिट्स में मूव कर जाते हैं। तो जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करते हैं तो उस केस में हमें डिफरेंट डिफरेंट लाइट रेडिएशंस मिलते हैं। तो इस टाइप की जो स्पेक्ट्रम होता है दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक सैंपल को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, उसके बाद में उसको हम रिजोल्व करते हैं यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोप, और उस केस में हमें डिफरेंट डिफरेंट लाइट रेडिएशंस मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने क्या किया, एक गैस का सैंपल लिया है और बाहर से हमने इनकैंडेसेंट लैंप से व्हाइट लाइट पास किया। जब वो व्हाइट लाइट उस गैस के सैंपल के थ्रू पास होगी तो हो सकता है व्हाइट लाइट के कुछ कलर्स या कुछ वेवलेंथ्स वो सैंपल एब्जॉर्ब कर ले और रिमेनिंग कलर्स को या रिमेनिंग वेवलेंथ्स को वो आगे पास कर दे। तो जो पास्ड वेवलेंथ होती हैं उसमें कुछ वेवलेंथ्स जो है वो मिसिंग है, करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ विच आर एब्जॉर्ब बाय द दैट सैंपल। तो बेसिकली अगर हमने व्हाइट लाइट पास करी गैस के सैंपल में, ठीक है, और कुछ वेवलेंथ बाहर हमको मिली, लेकिन कुछ वेवलेंथ जो सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली है दैट इज क्रिएटिंग डार्क कलर्स और डार्क बैंड्स व्हेन इट इज एब्जॉर्ब और व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड इन द स्पेक्ट्रोस्कोप। इतनी बात समझ में आई? तो जो मिसिंग रेडिएशंस हैं दे विल करस्पॉन्ड टू दोस रेडिएशंस व्हिच हैव बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द गैसियस सैंपल। ठीक है, तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब कई बार हम वर्ड यूज करते हैं कंटिन्यूअस एंड लाइन स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है एक साथ स्प्रेडेड फॉर्म में, एक दूसरे में अगर लाइट रेडिएशंस मर्ज्ड होती हैं दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जैसा हम लोगों ने यहाँ पे देखा, तो रेड ऑरेंज येलो, रेड और ऑरेंज में ट्रांजिशन ऐसा नहीं है कि हम देख पाए कि हाँ ये रेड है परफेक्टली और ये ऑरेंज लाइट रेडिएशन है ना, एक दूसरे में मर्जिंग होते, धीरे धीरे रेड कलर कम होता जाएगा और ऑरेंज कलर ज्यादा होता जाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट होता है कंटिन्यूअस अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। सो व्हेन व्हाइट लाइट व्हेन रिजॉल्व्ड बाय प्रिज्म और स्पेक्ट्रोस्कोप इट इज डिस्पर्स्ड इनटू कंटिन्यूअस बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सिमिलरली लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, रेडिएशंस ऑब्टेन्ड बाय एक्साइटेशन ऑफ एटॉमिक सैंपल आर एनालाइज्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोप, thin bright lines of specific colors are obtained along with dark space between two consecutive lines। कहने का मतलब ये हुआ, जैसा मैंने अभी पहले बताया कि अगर गैसियस सैंपल से हम एक व्हाइट लाइट पास करते हैं तो कुछ लाइट रेडिएशंस व्हाइट लाइट के वो गैसियस सैंपल एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो रिमेनिंग लाइट रेडिएशंस हैं वो वाली वेवलेंथ हमको स्क्रीन पर दिखेंगी, बट उनके बीच में क्या होंगे, डार्क बैंड्स प्रेजेंट होंगे बिकॉज देयर आर some wavelength which are missing because these wavelengths were absorbed by the gaseous sample। तो उस केस में वो जो हमें स्पेक्ट्रम मिला है या स्प्लिटिंग लाइट रेज मिली है या फोटोग्राफी स्क्रीन के ऊपर हम बोल सकते हैं फाइनल रिजल्ट मिला है, दे विल कंस्टिट्यूट लाइन स्पेक्ट्रम। इतनी बात क्लियर है सभी को? नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो बेसिकली प्लैंक एक साइंटिस्ट था, प्लैंक ने क्या बोला, बेसिकली उसने ये बोला कि जब भी एनर्जी ट्रांसफर होती है, चाहे कोई भी सब्सटेंस उसको एमिट करता है या कोई भी सब्सटेंस उसको एब्जॉर्ब करता है, तो वो डिसकंटिन्यूअस वे में ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जांपल डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस वे का मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी है इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट्स, या हम बोल सकते हैं देयर आर स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम बोल सकते हैं क्वांटम ऑफ एनर्जी विच फॉर्म्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बेसिकली हम यहाँ देख सकते हैं atoms or molecules can emit or absorb energy in discrete quantities or in the form of small packets। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पैकेट है उसका कुछ फिक्स एनर्जी देगा, लेट अस से 1 जूल इस पैकेट का एनर्जी। अगर मुझे 10 जूल एनर्जी सप्लाई करनी है तो मुझे ऐसे 10 पैकेट्स सप्लाई करने होंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इस तरह से स्मॉल स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी ट्रेवल होती है।
क्वांटम का मतलब क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऐसा हो सकता है कि रेड लाइट का क्वांटम डिफरेंट हो, येलो लाइट का क्वांटम डिफरेंट हो, क्योंकि येलो लाइट और रेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो अलग अलग होती है। एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। E is directly proportional to frequency और E is equal to h nu। कहने का मतलब ये हुआ, जिस भी लाइट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसके पैकेट की या उसका एनर्जी पैकेट जो होगा वो लार्जर अमाउंट का होगा। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ज्यादा है अगर लाइट रेडिएशन की तो उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा। इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले से, E इक्वल टू एच न्यू, जहां पर जो H है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और हम बोल सकते हैं 6.626 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड, बिकॉज हमको पता है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग्स। समझ में आई इतनी बात सभी को? ऑल राइट। अब बॉडी कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम। जैसा मैंने बताया कि 1 क्वांटम, 2 क्वांटम, 3 क्वांटम, लाइक दिस। इस तरह से स्मॉल स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी जो होगी वो एमिट होगी। तो टोटल एनर्जी हम लिख सकते हैं n इंटू एच न्यू। ठीक है, एक पैकेट या एक क्वांटम की एनर्जी होती है एच न्यू, तो n पैकेट्स की एनर्जी कितनी होगी? n इंटू एच न्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पैकेट की एनर्जी है 1 जूल, तो 100 पैकेट्स की एनर्जी कितनी होगी? 100 इंटू 1 जूल। जस्ट लाइक दैट, अगर 1 पैकेट की एनर्जी एच न्यू है तो 100 पैकेट्स की एनर्जी कितनी होगी? 100 इंटू एच न्यू। या n पैकेट्स की एनर्जी कितनी होगी? n इंटू एच न्यू। तो टोटल एनर्जी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला E इक्वल टू n एच न्यू। अब हम न्यू को लिख सकते हैं C अपॉन लैम्डा, तो एक फॉर्मूला और मिल जाता है हमें, एनर्जी इज इक्वल टू n एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम याद रखें, E इक्वल टू एन एच यू इज इक्वल टू n एच सी बाय लैम्डा। और एक क्वांटम या एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? h न्यू या एच सी बाय लैम्डा। और 1 बाय लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ न्यू बार, वेव नंबर, दिस इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। अब जब भी हम फोटोन वर्ड यूज करते हैं, दैट इज यूज्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइट रेडिएशन। तो लाइट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम क्वांटम तो बोल ही सकते हैं, लेकिन हम एक फोटोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 3.4 मेगाहर्ट्ज, ऑल्सो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स। तो हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है, न्यू इज इक्वल टू 3.4 मेगाहर्ट्ज या 3.4 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालनी है और एनर्जी निकालनी है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला हो जाता है C अपॉन न्यू, क्योंकि लाइट रेडिएशन है, तो लाइट रेडिएशन में हमने पहले ही बोला है कि जो स्पीड होगी दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड को अगर हम फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे 3.4 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज से, तो हमें मिल जाएगा वेवलेंथ 88.2 मीटर। ऑलराइट, नाउ इस क्वेश्चन में आगे पूछा है 1 मोल फोटोन की एनर्जी कितनी होगी। तो मैं एक एनर्जी पैकेट की एनर्जी फाइंड कर लूं या एक फोटोन की एनर्जी फाइंड कर लूं। तो एक फोटोन की एनर्जी होती है E इक्वल टू एच न्यू। H होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी इज 3.4 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 22.53 इंटू 10⁻28 जूल। So this is the energy of 1 packet or 1 quantum of the light radiation whose frequency is 3.4 megahertz. अब energy of 1 mole of photon हमें निकालना है, तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इतने सारे अगर फोटोन्स हैं तो उनकी एनर्जी कितनी होगी? तो एक फोटोन की एनर्जी हमें देखा E है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 को अगर हम E से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 1 मोल फोटोन्स की एनर्जी मिल जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 22.53 इंटू 10⁻28। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 135.67 इंटू 10⁻5 जूल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी एंड पावर रिलेशन की। तो हम लोगों ने देखा जो एनर्जी होता है दैट इज गिवन बाय E इक्वल टू n इंटू एच न्यू, और आई कैन राइट n इंटू एच सी अपॉन लैम्डा। और जो पावर होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है n एच न्यू डिवाइड बाय टी या n एच सी बाय लैम्डा डिवाइड बाय टी। मैंने यहाँ पर n बाय टी को ब्रैकेट में लिखा है। n बाय टी को ब्रैकेट में लिखने का पर्पज ये है, इट इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स ट्रांसमिटेड
पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान रखें यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। A 100 watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. तो मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब ऐसी लाइट रेडिएशन जो सिंगल वेवलेंथ वाली है। पॉलीक्रोमेटिक का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा वेवलेंथ मौजूद होती है। जैसे व्हाइट लाइट इज अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट, लेकिन सिंगल येलो लाइट इज अ सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब हम यहाँ पर अगर बात करें, वेवलेंथ जो गिवन है दैट इज 400 नैनोमीटर, तो मैंने उसको लिख दिया 400 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मीटर, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। पावर ऑफ द बल्ब इज गिवन 100 वॉट, 1 watt इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, तो 100 watt इज इक्वल टू 100 जूल पर सेकेंड। नाउ पावर इज इक्वल टू NSC अपॉन लैम्डा डिवाइड बाई टी, तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम आ जाएगा पावर इंटू लैम्डा अपॉन HC। अब इसका हम पावर लिख देंगे यहाँ पर 100, लैम्डा हमें पता है 400 इंटू 10⁻⁹, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ तो n/t की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 2.01 इंटू 10⁻20। सो दीज मेनी photons will be emitted per unit time or per second. Next question देखते हैं हम। Calculate the number of photons emitted by the bulb of 40 watt power in 1 minute having wavelength of 6200 angstrom। तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन्स एक मिनट में कितने एमिट होंगे, एक मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड्स में कितने एमिट होंगे, और जो फोटोन्स एमिट हो रहे हैं उसका वेवलेंथ भी हमको गिवन है 6200 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला अगेन हमें पता है NSC अपॉन टी लैम्डा, तो यहां से हमने m निकाल दिया P इंटू टी इंटू लैम्डा अपॉन SC। ठीक है, अब यहां पर पावर पता है 40 वॉट, लैम्डा पता है 6200 एंगस्ट्रॉम, इसको मैंने मीटर में चेंज कर लिया 6200 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब इस फॉर्मूले में हम लगा देंगे n की वैल्यू इज इक्वल टू 40 इंटू 60 इंटू 6200 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाय HC 6.626 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁸8। इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएगा 7.48 इंटू 10⁻21। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 मॉलिक्यूल इज गिवन 194 किलो जूल पर मोल। दैट मीन्स एक मोल Br2 मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए 194 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। कैलकुलेट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। ठीक है, अब हमें पता है कि एक फोटोन जो होगा वो 1 Br2 मॉलिक्यूल पे जाके टकराएगा, अपनी एनर्जी Br बॉन्ड को देगा और Br बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो Br2 जो मॉलिक्यूल है 1 photon can break 1 bond, क्योंकि 1 photon will go and it will collide with the single Br bond। तो हमें गिवन है बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 मोल Br2 मॉलिक्यूल इज 194 किलो जूल या 194 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, तो 1 मोल Br2 के जो बॉन्ड्स हैं उसको ब्रेक करने के लिए हमें 1 मोल फोटॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन्स विल बी गिवन बाय Na इंटू hν। hν इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। सो 1 मोल फोटॉन्स की जो एनर्जी है दिस शुड बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ 1 मोल Br2 molecules या bond energy of Br2 molecules। तो energy of the photons 1 mole photons is equal to bond energy 194 into 10⁻³ so new आ जाएगा 194 into 10⁻³ divided by Na into h। Na is Avogadro number। 194 into 10⁻³ को हमने डिवाइड कर दिया 6.022 into 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 6.626 into 10⁻34। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिल जाती है 4.86 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। कहने का मतलब ये हुआ कि मिनिमम फोटोन की इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?